शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान की, जो कि विदिशा पहुंचे हैं। खराब फसलों का जायजा लेने के लिए वो विदिशा पहुंचे हैं। राजस्व विभाग के अधिकारी भी उनके साथ हैं और ओलावृष्टि प्रभावित गांव का दौरा कर रहे हैं सीएम शिवराज। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जब सीएम शिवराज ने किसानों से मुलाकात की और उनकी फसलों का जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया है, उनका हाल जाना है किसानों का, जिस तरीके से फसलें उनकी खराब हुई हैं। और किसानों ने फसलों के सैंपल भी सीएम शिवराज को दिखाए हैं कि किस कदर फसलें चौपट हुई किसानों की। सीएम शिवराज खुद खेतों में उतरे और खुद भी फसलों का जायजा लिया है। नुकसान किस हद तक हुआ है उसकी समीक्षा सीएम शिवराज ने जमीन पर उतरकर, खेतों पर उतरकर की है। आश्वासन दिया है किसान भाइयों को कि घबराने की जरूरत नहीं है। कल भी कहा था कि मैं हूं ना। तो अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख कर लेंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय लाइव। शैलेंद्र, ये बताता है कि कितने संवेदनशील सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि जब जब किसानों पर ऐसी आपदा आती है, किसानों के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए नजर आते हैं। बिल्कुल सुमित, आपने ठीक कहा कि ये प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता ही है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि हुई उसके तत्काल बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि अपने अपने इलाकों में सर्वे का काम शुरू कर दिया जाए। कल जिस तरीके से पीएस लेवल के अधिकारियों के साथ सीएम हाउस में सुबह 11 बजे एक बैठक भी आयोजित की गई और अब तक जो सर्वे किया गया था उसकी रिपोर्ट भी सीएम ने मांगी कि आखिर किन किन इलाकों में सर्वे हो चुका और किन किन इलाकों में और सर्वे होना बाकी है। और जिस तरीके से आज वो खुद जो है ज़मीन पर उतर गए हैं, मोर्चा उन्होंने खुद संभाल लिया। आज विदिशा और सागर ज़िले के दौरे पर हैं। अभी वह विदिशा ज़िले में लगातार किसानों के बीच जाकर उनकी फसलों का जो नुकसान हुआ है उसका जायज़ा ले रहे हैं। लगभग 1 दर्जन से अधिक गाँवों में अभी तक वो जा चुके हैं। किसान जो है उनको उनके पास भी पहुँचे थे, खराब फसलें लेकर भी पहुँचे थे और उन्होंने फसलें भी दिखाई। जो किसानों से बातचीत में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के द्वारा निर्मित इस दुख की घड़ी में जो है सरकार आपके साथ पूरी तरीके से खड़ी है। फसलों का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का काम जो है वो सरकार करेगी। हालांकि इसको लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर रहती है। कल भी जिस तरीके से सदन में किसानों के मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ, तब भी प्रदेश सरकार के तमाम जो मंत्री हैं उनकी तरफ से ये कहा गया था कि सरकार के हर एक व्यक्ति, चाहे विधायक हो, सांसद हो या फिर जो मंत्री हैं, लगातार फील्ड में जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग जो है फील्ड में नहीं जा रहे हैं। केवल किसान हितैषी होने का ढोंग वो है केवल सदन में करते हैं। और आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद जो है वो जमीन पर उतरे हैं, किसानों के बीच पहुंचे हैं, तो ये बताता है कि प्रदेश सरकार किसानों को लेकर कितनी चिंतित रहती है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, और यही संवेदनशीलता सीएम शिवराज को बाकी राजनेताओं से अलग बनाती है। हमने देखा था जब प्रदेश में बाढ़ के हालात थे, तब नाव पर सवार होकर खुद बाढ़ के हालातों का जायजा लेने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान निकले हुए थे। अब जब किसानों की फसलें खराब हुई हैं, खेतों पर उतरकर खुद फसलों के नुकसान का आकलन वो करते हुए नजर आए हैं और कहते हैं कि मैं हूं ना, घबराने की आवश्यकता नहीं है किसानों को। बिल्कुल सुमित, न केवल मुख्यमंत्री रहते हुए हमें वो 15 महीने का भी समय याद है कि जब प्रदेश में बाढ़ की आपदा आई थी और कई इलाकों में फसलें बर्बाद हो गई थी। उस समय भी जो विपक्ष में होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद जो है वो किसानों के बीच पहुंचे थे और सरकार को ये चेतावनी दी थी कि उसको भी जो है किसानों के बीच आना चाहिए और इनके हालातों का जायजा लेना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर उस समय भी कहा था कि वल्लभ भवन में बैठकर जो है वो आकलन नहीं किया सकता, उसके लिए आपको ज़मीन पर उतरना होगा। और जब से वो मुख्यमंत्री है, लगातार किसी भी तरह की कोई भी आपदा आती है
वह खुद जो है वो मौके पर पहुंचते हैं। चाहे किसी तरह के कोई हादसों की अगर बात करूं तो जिस तरीके से पिछले दिनों सीधी में जिस तरीके का हादसा हुआ तो उसमें खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो न केवल घायलों से जो इलाज चल रहा था वहाँ मिलने पहुंचे थे, इसके अलावा घटनास्थल पर भी पहुंचे थे, अधिकारियों से बात की थी। तो किसी भी तरह की कोई भी आपदा अगर प्रदेशवासियों पर पड़ती है तो ऐसे में प्रदेश सरकार के मुखिया होने के नाते न केवल वो बेहतर इंतजाम के निर्देश देते हैं, सर्वे के निर्देश देते हैं, बल्कि खुद जमीन पर उतरकर खुद आकलन करते हैं ताकि जो बेहतर से बेहतर पीड़ित जो किसान हैं उनके लिए हो सके, वो इस तरह का काम लगातार करते रहते हैं। जी बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं तो आज नगर निगम का बजट आने वाला है। भोपाल, ग्वालियर और रायपुर निगम का बजट आज आएगा। महापौर आज नगर निगम का बजट पेश करेंगे इन 3 शहरों में, और भोपाल में 3 साल बाद महापौर बजट पेश करेंगी। भोपाल का बजट 3200 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, ग्वालियर का 2100 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। वहीं रायपुर नगर निगम का बजट भी आज पेश होना है। महापौर एजाज टेबर बजट पेश करेंगे आज। तो भोपाल, ग्वालियर और रायपुर नगर निगम का आज बजट पेश होना है। तो अब से थोड़ी ही देर में पेश होगा रायपुर नगर निगम का बजट। मेयर एजाज टेबर पेश करेंगे बजट। गोबर से बने सूटकेस से बजट पेश किया जाएगा। फूल चौक चौड़ीकरण, नाइट चौपाटी की सौगात मिल सकती है रायपुर को। सौंदर्यीकरण और शिक्षा पर भी फोकस होगा बजट में। रायपुर में नए स्कूलों की सौगात भी मिल सकती है। तो फिलहाल क्या कुछ अपडेट है बजट को लेकर, निगम के बजट को लेकर, वो हम जान लेते हैं। सीधे रायपुर का रुख करेंगे। ममता हमारे साथ जुड़ गए इस समय। ममता, काफी खास दिन रायपुर नगर निगम के लिए क्योंकि एजाज टेबर मेयर आज बजट पेश करेंगे। बिल्कुल, देखिए, और चुनावी साल है तो जाहिर तौर पर रायपुर नगर निगम के बजट पर सबकी नजरें टिकी हुई है। लेकिन अभी प्रश्नकाल चल रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो आपको दिखाए। यहाँ पर प्रश्नकाल के दौरान जो है वो जमकर हंगामा दिखाई दिया। बीजेपी और कांग्रेस के जो पार्षद हैं उनके बीच में आप देख सकते हैं कि गर्मा गर्म बहस जो है अलग अलग मुद्दों को लेकर दिखाई दी। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो इन दिनों जो है छत्तीसगढ़ की सियासत में ईडी के काफी चर्चे हैं। नगर निगम का जो प्रश्नकाल जो चल रहा है वहां पर भी ईडी को लेकर बात की गई कि ईडी जो कांग्रेस के जो पार्षद हैं उन्होंने आरोप लगाया कि जो है ईडी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरह से। तो ये पहली बार इस तरह से हुआ कि नगर निगम के बजट का के पहले प्रश्नकाल हो और वहां पर जो है ईडी की चर्चा हो रही हो। दूसरी बात अगर हम बात करें तो अलग अलग इश्यूज को लेकर, चाहे वो जो टंकियों के पानी को पहुंचने के रूट को लेकर हो, चाहे सड़कों को लेकर हो, इस पर जो है वो प्रश्नकाल चल रहा है और गर्मा गर्म बहस जो है आपको दिखाई दे रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि वो सामने जो है वो जो सूटकेस रखा हुआ है वो गोबर से बना हुआ सूटकेस है और महापौर वहां एजाज टेबर वहां पर बैठे हुए हैं और इसी सूटकेस में जो है वो रायपुर नगर निगम का बजट है। और जिस तरीके से विधानसभा में जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट पेश किया था तो इसी तरह का सूटकेस था और सामने छत्तीसगढ़ महतारी की जो फोटो है वो जो है वो चित्र जो है वो अंकित किया गया है। उसके साथ ही जो कामधेनु है उसको पीछे अंकित किया गया है। तो यही गोठान से बना हुआ है। जाहिर तौर पर एक मैसेज भी जो प्रमोशन भी एक तरह से किया जा सकता है। जो सरकार की जो योजना है नरवा गरवा गुरवा बाड़ी, उसके जरिए जो है अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है कि गोठान से क्या क्या चीजें बनाई जाती है। तो बजट भी उसी तरीके से उसी से वहां से बने सूटकेस से पेश किया जा रहा है। और लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो विधायक सत्यनारायण शर्मा, वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा और कुलदीप जुनेजा जो है वो भी पहुंचे हुए हैं। ये पिछले अगर हम बात करें तो बजट से एक तरह की परंपरा जैसे शुरू हुआ है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक, वो यहाँ पर पहुंचते हैं और उनका कहना था कि इन्विटेशन अगर बात करें स्पेशल इन्वाइटी के रूप में जो है वो उन्हें बुलाया जाता है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो प्रश्नकाल जो है वो 1 घंटे का था लेकिन थोड़ा लंबा खिंच रहा है क्योंकि प्रश्न जो है वो काफी लंबे हैं और सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं। विधानसभा की तर्ज पर ये कोशिश की जा रही है कि बजट जो है वो पेश किया जाए
अभी थोड़ी देर में महापौर जो है वो बजट पेश करेंगे। उनका कहना था कि फूल चौक में जो चौड़ीकरण का जो मसला है, जो लंबे समय से अटका हुआ है, वो मसला हल हो जाएगा। नाइट चौपाटी की जो सौगात है वो मिलेगी। कोरोना काल के पहले नाइट चौपाटी चलती थी। दूसरी बात यह है कि जिन्हें हटाया गया है उनके एस्टेब्लिशमेंट को लेकर सौंदर्यीकरण और शिक्षा पर आधारित रहेगा ये बजट कहा जा रहा है। हालांकि सौंदर्यीकरण को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं कि बुनियादी जरूरतों पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। सौंदर्यीकरण के बहाने अमूमन ये होता है कि कमिश्नर को भी किस तरह से निकल जाए, इसको जो है वो खासतौर पे इसके रास्ते निकालने जाते हैं, ऐसा बीजेपी पे आरोप लगाती रही और जो जानकार हैं वो भी कहते रहे कि दूसरी बात अगर हम बात करें तो चूंकि चुनाव है, विधानसभा चुनाव है और ऐसे में खासतौर पे इस बात को लेकर फोकस किया जाएगा कि वोटर्स जो है वो उसको किस तरीके से चुनावी साल में ये बजट पेश हो रहा है। देखने वाली बात होगी कि किस तरह का बजट होगा। बहुत धन्यवाद आपका ममता। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे भोपाल नगर निगम की, जिसका भी आज बजट पेश होना है और बजट बैठक शुरू हो चुकी है। वंदे मातरम गाने के साथ बैठक शुरू हुई और शुरुआत में ही कांग्रेस ने हंगामा कर दिया। विंड एनर्जी प्लांट नीमच में लगाने को लेकर हंगामा किया है कांग्रेस के पार्षदों ने। तो फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस बैठक को लेकर, बजट को लेकर, वो हम जानेंगे। भोपाल का रुख करेंगे। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। समय जितेंद्र, शुरुआत में ही कांग्रेस के पार्षदों ने हंगामा कर दिया, आक्रामकता कांग्रेस की नजर आती है। बिल्कुल सुमित, अगर बात करें तो नगर निगम का जो बजट सत्र चालू हो चुका है और 4 साल के बाद यहाँ पर बजट की जो बैठक चालू हुई है, मगर बैठक हंगामे के साथ शुरू हुई है। ये एक तरफ आपको नजर आ रहे होंगे मेयर मालती राय बैठी हैं, निगम अध्यक्ष कृष्ण सूर्यवंशी और दूसरी तरफ विपक्ष की जो नेता प्रतिपक्ष हैं साविस्ता जकी हंगामा कर रहे हैं। सोलर विंड प्रोजेक्ट जो है नीमच में लगाया जा रहा है, उस प्रोजेक्ट को लेकर पिछली बैठक में हंगामा हुआ था, वो बैठक यथावत चल रही है, उसको लेकर हंगामा किया जा रहा है। और स्मार्ट सिटी के तहत आने वाले कई कार्यों को लेकर अभी यहाँ पर हंगामा शुरू है। लगातार जो है 2 बजे तक ये हंगामा चलेगा, बैठक चलेगी। कई महापुरुष हैं और कुछ बीजेपी के दिवंगत नेता हैं, उनके नाम पर जगहों के नाम को लेकर भी विरोध किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। कह सकते हैं 2 बजे के बाद भोपाल मेयर मालती राय 4 साल के बाद भोपाल का बजट पेश करेंगी और ये बजट से काफी उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि कांग्रेस इस बजट को घाटे का बजट कह रहे हैं और देखने वाली बात है 2 बजे के बाद जब बजट पेश होगा तो कितनी उम्मीद है भोपाल वासियों को, क्या भोपाल को मिलता है, ये देखने वाली बात रहेगी। सुमित, ठीक है जितेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। भोपाल में पीएफआई केस में एटीएस ने पहली चार्जशीट पेश की है। 5000 पेज की इस चार्जशीट में देश के खिलाफ साजिश का खुलासा हुआ, जिसमें 23 आरोपियों पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। गिरफ्तारी के 179 दिन बाद चार्जशीट पेश की गई है। अभी भी 100 से ज्यादा पीएफआई के सदस्य एटीएस की रडार पर हैं। बड़ी साजिश का भंडाफोड़ किया है हमारी ने। पीएफआई के 22 सदस्यों के खिलाफ में चार्जशीट पेश कर दी है कोर्ट के अंदर और इस तरह की साजिश करने वाले कोई भी बचेंगे नहीं, इतना तय है। काफी दस्तावेज बरामद हुए हैं पर ऐसे बताना ठीक नहीं रहेगा। पीएफआई जैसे प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई देश भर में हो रही है। मध्य प्रदेश में भी बीते दिनों एक बड़ी कार्रवाई पीएफआई के नेटवर्क के खिलाफ हुई थी। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और उनमें से 23 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट जो है वो पेश की गई है। कई आरोप उसमें तय होने हैं और मध्य प्रदेश सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, आतंकियों से और इस तरीके की देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त लोगों से, संगठनों से जीरो टॉलरेंस की नीति पर निपटने की बात जो है वो लगातार चाहे विधायक हो, मंत्री हो, नेता हो, वो कहते हुए आए हैं और इसका ही एक नजारा देखने को भी मिल रहा है। 23 आरोपियों से लंबी पूछताछ चली है और करीब 100 से अधिक और भी लोग जो पीएफआई के संगठन से, नेटवर्क से जुड़े हुए थे, उनके बारे में पता चला है और अब वो भी एटीएस के रडार पर है। यानी कि साफ है आने वाले समय में इन संगठनों के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। ग्वालियर में प्रॉपर्टी डीलर कारोबारी पारस जैन के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड दूसरे दिन भी जारी है। कल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के आयकर अधिकारियों की टीम ने पारस जैन और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर रेड की थी।
छापामार कार्रवाई के दौरान देर रात तक उनके सहयोगियों के पास 4 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई। इसके अलावा करोड़ों रुपयों के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। ग्वालियर के प्रॉपर्टी डीलर कारोबारी पारस जैन के आवास पर इनकम टैक्स की रेड दूसरे दिन भी जारी है। ग्वालियर में इनकम टैक्स की टीमें लगातार पारस जैन के जो ठिकाने हैं, इनके सहयोगियों के ठिकाने हैं, उन पर कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि कल अल सुबह से ही इनकम टैक्स की टीम यहां पहुंची थी, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की इनकम टैक्स के करीब 100 ऑफिसर मौजूद रहे। इसके अलावा करीब 100 से ज़्यादा एसएफ के जवान भी थे। सुरक्षा की दृष्टि से ग्वालियर शहर के 6 ठिकानों पर पारस जैन और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर कार्रवाई लगातार चल रही है और कल देर रात तक इनके पास करीब 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा की नकदी बरामद हो चुकी है। इसके अलावा कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं जो करोड़ों अरबों रुपए में हैं। इसके अलावा साफ तौर पर करीब 40 से 50 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का मामला कल तक सामने आया है और अब आज फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम इनके जो ई गैजेट्स है, जिसमें मोबाइल, लैपटॉप सहित कंप्यूटर, अन्य दस्तावेज और संसाधन है, उनकी जांच कर रही है और इस जांच के बाद संभवतः आज शाम तक और नए खुलासे हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी कार्रवाई है जिसमें इनकम टैक्स ने अभी तक करीब 40 करोड़ रुपए से ज़्यादा की टैक्स चोरी का पता लगाया है। हालांकि तस्वीर कल तक साफ होने की पूरी उम्मीद है कि ये कितना बड़ा टैक्स चोरी का मामला है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। बारिश और ओलावृष्टि को लेकर सीएम शिवराज ने पीएम मोदी से बात की। सीएम फसलों के नुकसान की जानकारी सीएम ने पीएम मोदी को दी है। वहीं सीएम शिवराज ने आज विदिशा, सागर जिले के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और कहा कि उन्हें हर जिले और हर गांव की चिंता है। किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर्वे के बाद किसानों को राहत राशि दी जाएगी। इस संकट की घड़ी में सरकार किसानों के साथ है। इसमें बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का जायजा लेने का मोर्चा खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संभाल लिया है। आज वह विदिशा और सागर जिले के दौरे पर हैं। यहां पर उन्होंने पहुंचकर विदिशा के कई गांव में लगातार जो है खेतों पर पहुंचे और किसानों से बात की। किसानों ने अपनी जो बर्बाद हुई फसलें हैं उनको दी और उनको बताया कि किस तरीके से उनकी बारिश और ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हुई। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को आश्वासन दिया है कि इस मुसीबत की इस घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है, क्योंकि जब जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मौसम जो बारिश हुई थी उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जिन जिन इलाकों में बारिश हुई है वहाँ जाकर वह ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का जायजा लें और सर्वे रिपोर्ट तैयार करें। ये माना जा रहा है कि पहले फेज़ की जो सर्वे रिपोर्ट है वो तैयार भी हो चुकी है। बाकी जो इलाके हैं उनमें लगातार सर्वे का काम किया जा रहा है और जिस तरीके से विपक्ष जो है सदन में इस बात को लेकर हमला बरता और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब खुद जो है वो ज़मीन पर उतरकर सर्वे में जुट गए हैं। खबर गरियाबंद से है, जहां रसोईया चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी ने चक्का जाम कर दिया। गरियाबंद रायपुर मुख्य मार्ग नेशनल हाईवे 130 को जाम कर दिया है। हड़ताल में शामिल होने रायपुर जा रहे रसोइयों को पुलिस ने रोका। पुलिस के रोकने के बाद नेशनल हाईवे पर बैठ गए रसोईया संघ के लोग। चक्का जाम से दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।